जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए हैं इतिहास की क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मुगल काल। दोस्तों मुगल काल का एक एक भाग हम पूरा कर चुके हैं, जिसमें हमने 1 घंटे की सवाल क्लास ली थी, जिसमें हमने 32 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, मैं व्याख्या सहित। दोस्तों इस क्लास में हम व्याख्या सहित देखेंगे और हर प्रश्न को अच्छे से देखते जाएंगे। दोस्तों अगर आपको कोई प्रश्न या फिर कोई पॉइंट अच्छा लगता है या फिर इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे नोट करते चलना है साथ के साथ। तो आज का पहला प्रश्न हमारा हुमायूं के संदर्भ में, यानी कि हुमायूं के संदर्भ में दे रखा है। तो आप सभी को पता है हुमायूं बाबर का पुत्र था, जिसका राज्याभिषेक कब हुआ था या गद्दी पर कब बैठा था? ये 1530 में बैठा था। ये भी पॉइंट याद रखना। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक आगरा की गद्दी पर हुआ। तो हमारा पहला ही पॉइंट है इसमें कि 1530 ईस्वी में आगरा की गद्दी पर बैठा था कौन? हुमायूं। तो दोस्तों ये वाला हमारा कथन क्या है? एकदम सही है। अगला है, पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहे जाने वाले चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका सामना शेर कहाँ से हुआ? किससे हुआ था? शेर खां से। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। हुमायूं के बारे में जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लगे उसको नोट करते हुए चलना है आपको। तो इसमें हमारे दोनों कथन क्या है? सही है। तो आंसर कौन सा राइट होगा? हमारा ऑप्शन सी इसमें आंसर हमारा राइट होगा। प्रश्न की विस्तार से देख लेते हैं प्रश्न को, या फिर व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में दे रखा है कि बाबर की मृत्यु के बाद दिसंबर 1530 ईस्वी में हुमायूं आगरा की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? हुमायूं। याद रहेगा। उस समय वह 23 वर्ष का था। कौन? हुमायूं। कथन इसलिए फर्स्ट सही है। 1532 ईस्वी में दोरहा, जिसे कहते हैं बिहार, या दोहरा जो बिहार में है, नामक स्थान पर अफगान सेना को परास्त करते हुए हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला था, जो पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है, जो कि अफगान सरदार शेर खां के अधिकार क्षेत्र में था। यहीं पर हुमायूं का सामना किससे हुआ था? शेर खां से हुआ था। याद रहेगा। चुनार दुर्ग पर घेरा डालते समय उसका शेर खां से क्या हुआ था? मुकाबला हुआ था या सामना हुआ था। याद रखना ये पॉइंट। 1530 में गद्दी पर बैठा था, वो भी आगरा में। ये भी पॉइंट याद रखना। अगला प्रश्न है, हुमायूं के संदर्भ में दे रखा है। फिर हुमायूं के संदर्भ में देखा है कि हुमायूं के संदर्भ में चित्तौड़ की रानी, कौन है? चित्तौड़ की रानी राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी थी। यानी कि चित्तौड़ की रानी है, उन्होंने हुमायूं को राखी भेजी थी, फिर उनसे मदद मांगी थी। तो दोस्तों ये वाला कथन बिल्कुल हमारा सही है। अगला है, दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण कराया था। तो ये भी हुमायूं ने कराया था। दोस्तों इसको हम फैक्ट के तौर पर भी पढ़ लेते हैं बार बार क्वेश्चन को, कि दीन पनाह की स्थापना हुमायूं ने करी थी। तो इसलिए ये वाला कथन सही हो जाएगा। अगला है, चांपानेर किले की प्राचीर लागने वाला यह 41वां व्यक्ति था। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है कि जो हुमायूं है वो 41वां व्यक्ति था जो चांपानेर किले की दीवार को लांघने वाला। तो दोस्तों ये वाला भी कथन सही हो जाएगा। अगला है, चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये हुमायूं है, हुमायूं नहीं। किसने? शेर शाह ने। शेर शाह ने हजरत आला की उपाधि धारण की, ना कि हुमायूं ने। तो दोस्तों इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। प्रश्न में हमसे क्या पूछा हुआ है? प्रश्न में पूछा हुआ है असत्य कथन। याद रहेगा, असत्य कथन है कि चौसा के युद्ध में हुमायूं ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो दोस्तों इसलिए ये वाला कथन गलत होगा, क्योंकि शेर शाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। हर पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलना है और नोट भी करते हुए चलना है, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि शॉर्ट नोट्स की तरह। अगला प्रश्न, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि हजरत ए आला की उपाधि शेर शाह ने नुसरत शाह को पराजित करने के बाद धारण की थी। चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। इसलिए कथन डी हमारा क्या है? असत्य है। याद रहेगा, हजरत ए आला क्या है? हजरत ए आला की उपाधि शेर शाह ने धारण की थी नुसरत शाह को पराजित करने के बाद। अगला प्रश्न है, हुमायूं के संदर्भ में दे रखा है ये वाला प्रश्न कि कन्नौज की हार के बाद इसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली थी। तो दोस्तों ये वाला कथन हमारा सही है। जब कन्नौज की हार के बाद वह ईरान के शाह के पास वहाँ पर पहुँचा, वहीं से इन्हें शरण मिली थी। अगला है, 1555 ईस्वी में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया। ये भी कथन सही है। 1555 में ही दिल्ली पर इसने अपना राज्याभिषेक कराया और वहाँ पर इसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। तो दोस्तों ये भी कथन सही है इसका।
हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था। तो दोस्तों आपको बता दें, जो हुमायूं का मकबरा है वो अकबर ने नहीं, किसने बनवाया था? हाजी बेगम ने बनवाया था। हाजी बेगम ने बनवाया था, याद रहेगा किसका? हुमायूं का मकबरा। ये भी पॉइंट याद रखना। व्याख्या देख लेते हैं, पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन पूछा हुआ है, तो डी ऑप्शन असत्य है, तो यही आंसर होगा हमारा, डी ऑप्शन। व्याख्या को देख लेते हैं। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी प्रिय पत्नी हाजी बेगम ने किले के निकट उसका मकबरा बनवाया, जो उत्तर भारत की स्थापत्य शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। संगमरमर का भव्य गुंबद इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये भी पॉइंट याद रखना, जो हुमायूं का मकबरा है वो संगमरमर से बना हुआ है। किससे? संगमरमर से, और गुंबद इसकी बड़ी विशेषता है। दोस्तों अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न क्या है हमारा? शेर कहाँ से संबंधित है? अगला प्रश्न शेर खां के बारे में है। याद रखना, शेर खां को ही शेरशाह कहते हैं। शेर शाह या शेर खां यह 1537 ईस्वी में वह बंगाल व बिहार का स्वामी बना। तो दोस्तों ये वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बंगाल और बिहार का स्वामी 1537 में ही बना था, यानी कि 1535 से 1537 तक जब हुमायूं आगरा में मौजूद नहीं था तब इसने बंगाल और बिहार का स्वामी बना। अगला है, शेर खां ने रोहतास किले पर कब्जा कर उत्तर पश्चिम सीमा की सुरक्षा हेतु किया था। बिल्कुल ये भी कथन इसका दोस्तों सही है। याद रहेगा, शेर शाह ने रोहतास किले पर कब्जा कर उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा हेतु किया था। ये भी पॉइंट याद रखना। इसमें हमारे दोनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन तो सी ऑप्शन राइट होगा। आंसर हमारा सी ऑप्शन होगा। व्याख्या में देख लेते हैं दोनों कथनों के बारे में। 1535 से 37 के बीच जब हुमायूं आगरा में मौजूद नहीं था, तब उसी समय शेर खां ने अपनी स्थिति बिहार व बंगाल में मजबूत की और वहाँ का स्वामी बन गया। तो इसलिए पहला कथन हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरा है, जब 1537 ईस्वी में हुमायूं ने शेर खां के खिलाफ कूच किया और चुनार के किले पर कब्जा किया, उस समय धोखे से शेर खां ने रोहतास किले पर कब्जा कर लिया था, जिससे वह उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ कर सके। याद रहेगा, इसी समय इसने जो रोहतास किला है उस पर भी कब्जा कर लिया था। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि जो शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था है उन पर हमें देखना है। 3 कथन दे रखे हैं, तीनों को पढ़ते हैं। यह है हमारा परगना। पहला है, परगना सिकदार के अधिकार में था, यानी कि जो सिकदार होता था उसके अधिकार में कौन आता था? परगना आता था। तो दोस्तों ये वाला कथन सही है। याद रखना, परगना का अधिकार किसके पास होता था? सिकदार के पास होता था, यानी कि सिकदार के अधीन होता था। दूसरा है, जो मुंसिफ भू राजस्व की वसूली की रेख देख करता था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। जो मुंसिफ है वो भू राजस्व की वसूली करता था शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था में। याद रखना, शेर शाह की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात हो रही है। दूसरा है, शेर शाह ने सोने चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। जो शेर शाह है उन्होंने सोने चांदी और तांबे तीनों के सिक्के चलवाए थे। दोस्तों इसमें तो हमारे तीनों कथन सही हैं। याद रहेगा, परगना सिकदार के अधिकार में होता था। इसी प्रकार से अपने दिमाग में बिठा लेना। इसमें हमारे तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा? हमारा राइट होगा। व्याख्या में देख लेते हैं इन तीनों के बारे में। शेर शाह ने सल्तनत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में ज़्यादा परिवर्तन न करते हुए उसी को लागू रखा। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था, जो सिकदार के जिम्मे में होता था। याद रहेगा, परगना कई गांवों को मिलाकर बनता था, फिर उसका जो अधिकार होता था वो सिकदार के पास होता था। याद रखना, क्या नाम है? सिकदार। दूसरा पॉइंट है इसमें, मुंसिफ भू राजस्व की उगाही की रेख देख करने वाला अधिकारी होता था। याद रहेगा, जो मुंसिफ था वो भू राजस्व की उगाही की देख रेख करता था। तीसरा पॉइंट है इसमें, शेर खां ने मुद्रा संबंधी सुधार से व्यापार और शिल्प को बढ़ावा मिला। उसने मिश्रित धातु की जगह सोने चांदी तांबे के मानक सिक्के ढलवाए। मानक सिक्के का मतलब है जो प्रचलित थे, सब में चलते थे, तो उसके सिक्के ढलवाए। तो याद रहेगा, सोने चांदी तांबे यानी कि तीनों के सिक्के चलवाए थे शेर शाह ने। याद रहेगा, ये तीनों पॉइंट याद रखना। सिकदार परगना का अधिकार रखता था, मुंसिफ भू राजस्व की उगाही, और शेर शाह ने सोने चांदी तांबे तीनों के सिक्के चलवाए।
हर पॉइंट को नोट करते हुए चलना है, शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा बड़े फॉर्म में नहीं, थोड़े थोड़े शॉर्ट फॉर्म में, जो रिवीजन करने में आपको आसानी हो। अगला है शेरशाह के समंदर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन हमारा गलत है। इसमें हमारे से गलत कथन पूछा हुआ है, तो चारों कथनों को बारी बारी से पढ़ते हैं और देखते चलते हैं कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है। पहला कथन है हमारा, उसे अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली थी, यानी कि जौनपुर है उसकी जागीर शेरशाह को अपने पिता से मिली थी। तो दोस्तों एकदम राइट आंसर है ये, जो शेरशाह है उसे अपने पिता से जौनपुर की जागीर मिली थी। याद रखना, जौनपुर की जागीर उसके पिता से मिली थी शेरशाह को। अगला ही कथन है इसमें, वह मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक बना। यानी कि शेरशाह जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने वाला शासक भी बना। तो ये भी कथन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा कथन है, उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार किया था। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये कश्मीर है, उसने कश्मीर को छोड़कर, किसको, कश्मीर को छोड़कर सिंधु नदी तक अपना अधिकार प्राप्त किया था, लेकिन कश्मीर को छोड़कर। तो दोस्तों इस प्रकार ये वाला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा। जब ये वाला कथन हमारा गलत हो गया, आंसर पूछा हुआ है गलत आंसर पूछा हुआ है गलत कथन, तो ऑप्शन सी इसमें आंसर होगा हमारा। याद रहेगा, उसने कश्मीर तक साम्राज्य विस्तार नहीं किया था, यानी कि कश्मीर को छोड़कर सिंधु नदी तक साम्राज्य विस्तार किया था। अगला पॉइंट है, उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों व सरायों को साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता है, यानी कि साम्राज्य उसको धमनियाँ कहा जाता है, उसने सड़कें बनवाई थी। आप सभी को पता होगा जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये भी शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था। तो दोस्तों ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। इन चारों कथनों के बारे में व्याख्या से पढ़ लेते हैं, या फिर इस तीसरे वाले कथन के बारे में पढ़ लेते हैं। चारों कथन में से 3 कथन हमारे सही हैं, याद रहेंगे। कथन सी के बारे में देखते हैं कि शेरशाह का साम्राज्य बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था, बंगाल से लेकर सिंधु नदी तक फैला हुआ था, याद रखना, परंतु उसमें कश्मीर शामिल नहीं था। याद रहेगा, कश्मीर शामिल नहीं था। पश्चिम में वह मालवा राजस्थान को भी जीत चुका था, इसलिए हमारा सी कथन क्या है, गलत है। दोस्तों अगले कथन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि शेरशाह की भू राजस्व प्रणाली। दोस्तों पॉइंट आपको डालना है भू राजस्व प्रणाली के बारे में शेरशाह की, और इसके बारे में शॉर्ट नोट बनाते हुए चलना है, जिससे आपको रिवीजन में आसानी हो। इसमें पहला कथन दे रखा है कि दरों की सूची रे का प्रचलन करवाया, यानी कि जो रे है उसका प्रचलन करवाया जो दरों की सूची होती थी। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल राइट है। याद रखना, भू राजस्व प्रणाली के संबंध में दरों की सूची को रे कहते थे, या रे नाम से जो प्रचलन था। अगला है, भूमि उत्तम मध्यम निम्न दर्जे में बटी हुई थी, यानी कि सबसे अच्छी, उसके बीच की, या फिर सबसे नीची, इन 3 दर्जों में बटी हुई थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अगला कथन है, भूमि के लेखा जोखा को पट्टा कहा जाता था, यानी कि भूमि का लेखा जोखा होता था उसे क्या कहते थे, पट्टा। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है, बिल्कुल हमारा सही है, भूमि के लेखा जोखा को पट्टा कहा जाता था। दोस्तों इस कथन में हमारे तीनों कथन सही है भू राजस्व प्रणाली के संबंध में, वो भी शेरशाह के संबंध में। ऑप्शन डी इस प्रकार हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें इसकी व्याख्या देख लेते हैं तीनों कथनों के बारे में। शेरशाह ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करने के लिए दरों की सूची, जिसे रे कहा जाता था, का प्रचलन प्रारंभ किया। याद रहेगा, रे का प्रचलन किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। अगला है इसमें पॉइंट, उसने भूमि को उत्तम मध्यम निम्न स्तर में बांट दिया, राज्य का हिस्सा उपज का 1/3 निर्धारित किया था, यानी कि जो राजस्व का हिस्सा था वो 1/3 था, उपज का 1/3 निर्धारित किया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। अगला पॉइंट है इसमें, बोई गई जमीन के क्षेत्रफल, लगाई गई फसलों की किस्में और प्रत्येक किसान द्वारा दिए गए लगान को कागज में दर्ज किया जाता था, जिसे पट्टा कहते थे। क्या कहते थे, पट्टा। याद रहेगा, पट्टा कहते थे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, शेरशाह के सैन्य बल से संबंधित है। पॉइंट आपको डाल लेना है शेरशाह के सैन्य बल से संबंधित, और उसमें से शॉर्ट नोट्स बना लेना है शेरशाह के सैन्य बल के संबंध में। उसने घोड़ों पर शाही निशान लगवाए। दोस्तों ये कथन बिल्कुल राइट है, क्योंकि उसने अच्छे किस्म के, यानी कि घटिया दर्जे के घोड़े इसमें शामिल नहीं हो जाएं, इसलिए
शाही निशान लगवाने स्टार्ट कर दिए थे। किसने? शेर शाह ने। दाग प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी से उधार ली थी। दोस्तों ये भी कथन सही है। आप सभी को पता है कि घोड़ों को दागने की प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही इसने दाग प्रणाली को ले लिया था। तो ये भी कथन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला कथन है सिपाहियों का व्यक्तिगत परिचय चेहरा का नाम के दस्तावेज में वर्णित था। यानी कि सिपाही होते थे, उनका व्यक्तिगत परिचय यानी कि उनके बारे में जानकारी मय चेहरा के और नाम के दस्तावेज वर्णित था। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीनों कथन हमारे ऊपर वाले सही हो गए। अगला कथन है सिपाहियों का वेतन, सिपाहियों के वेतन के रूप में जागीरें दी जाती थी। दोस्तों ये भी कथन आपको पॉइंट नोट रखना है। जो सिपाही होते थे शेरशाह के समय, उस समय सिपाहियों को जो वेतन मिलता था वो जागीर के रूप में नहीं, नगद मिलता था। कैसे? नगद मिलता था, ना कि जागीर। कैसा मिलता था? नगद। याद रहेगा, इसलिए हमारा चौथा कथन गलत हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न में कौन सा कथन सही होगा। तो ऑप्शन हमसे पूछा हुआ है गलत कथन, यानी कि नहीं, सही नहीं है। सही नहीं है तो ऑप्शन 4 सही नहीं है। ऑप्शन 4 सही नहीं है तो ऑप्शन बी इसमें, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। शेर शाह ने घोड़ों पर शाही निशान लगवाए ताकि कोई उनके बदले घटिया दर्जे के घोड़े का इस्तेमाल ना करे, इसलिए कथन फर्स्ट सही है। उसने दाग प्रणाली का ज्ञान अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिया था। ये घोड़ों को दागने की प्रथा थी वो अलाउद्दीन खिलजी से ली थी। शेर शाह पर सिपाही की सीधी भर्ती करता था, यानी कि शेर शाह हर सिपाही की सीधी भर्ती करता था और उसके रंग रूप और चरित्र की जांच के लिए सबका व्यक्तित्व दस्तावेज तैयार करवाता था, जिसे वह चेहरा कहता था। क्या कहता था? चेहरा। याद रहेगा, चेहरा कहता था। अगला पॉइंट है वह सिपाहियों को नगद रूप में वेतन देता था, जबकि किसानों को छूट थी कि वह चाहे तो नगद या अनाज में भू राजस्व दे सकते थे। याद रहेगा, यानी कि जो सिपाही होते थे उन्हें नगद वेतन मिलता था और जो सिपाही होता था उसका जो ब्यौरा होता था उसे वह चेहरा कहता था, चेहरा। याद रहेगा। दोस्तों अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा मुगल काल में शेर मंडल, यानी कि शेर मंडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखना शेर मंडल ये हुमायूं के पुस्तकालय का नाम है। शेर मंडल हुमायूं के पुस्तकालय का नाम है। व्याख्या में देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। व्याख्या दे रखी है कि मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था। उसे वह शेर मंडल कहता था। क्या कहता था? शेर मंडल। अगला प्रश्न है शेर शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मलिक मोहम्मद जायसी ने शेर शाह के काल में पद्मावत की रचना की थी। किसकी? पद्मावत की। जो पद्मावत है उसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। पहला पॉइंट तो ये याद रखना कि पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की है और शेर शाह के काल में की थी। किसके काल में? शेर शाह के काल में। दोस्तों 2 पॉइंट हो गए। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी और किसके काल में की थी? शेर शाह के काल में। इस एक पॉइंट में 2 पॉइंट को याद रखना। अगला है शेर शाह ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। एक पुरानी शाही सड़क की मरम्मत करवाई थी। दोस्तों ये भी पॉइंट याद रखना। इसे तो हम बार बार पढ़ते रहते हैं कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। तो दोस्तों इसमें तो हमारे दोनों कथन क्या हो गए? सही हो गए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। दोनों कथन क्या है? हमारे सही हैं। शेर शाह ने हिंदी विद्वानों को संरक्षण दिया। उसी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत नामक ग्रंथ की रचना की थी। 2 पॉइंट याद रखना। पहला पॉइंट पद्मावत की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। किसके समय की? शेर शाह के समय की। अगला है शेर शाह ने पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर बंगाल में सोना गांव है तक पहुंचने वाली पुरानी शाही सड़क को फिर से शुरू करवाया, जिसे उसने ग्रांड ट्रंक रोड नाम दिया था। याद रहेगा, ग्रांड ट्रंक रोड नाम शेर शाह सूरी का है। शेर शाह सूरी ने इसका नाम रखा था। अगला है मुगल शासक हैं और दूसरी तरफ है संबंधित क्या है? मकबरे। संबंधित क्या है? मकबरे हैं। पहला है हुमायूं
और हुमायूं का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, याद रहेगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। शेर शाह का सूरी का मकबरा आप सभी ने बार बार पढ़ा होगा, सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है। अकबर का जो अकबर है, अकबर का मकबरा ये सिकंदरा में है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में। इन चारों के जो मकबरे हैं उनके बारे में याद रखना। हुमायूं दिल्ली, शेर शाह सासाराम, जहांगीर लाहौर, अकबर सिकंदराबाद। सिकंदरा ये आगरा के निकट है। दोस्तों इसमें ऑप्शन देख लेते कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ए पर 1 और बी पर 3। ए पर 1 बी पर 3 ऑप्शन सी में देखा, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में और कुछ नहीं, इनके मिलान दे रखे हैं सामने आमने सामने। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, शेरशाह का मकबरा सासाराम बिहार में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा के निकट है। चारों मकबरों को याद कर लेना, अगर याद नहीं है तो नोट कर लेना, जिससे रिवीजन करने में आपको याद हो जाए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर के संदर्भ में। पहला है, अकबर ने सिंहासन पर बैठने से पहले कालानौर में अफगान सेना का सामना किया था। दोस्तों एकदम सही है। जब अकबर गद्दी पर बैठने वाला था तब उसने पहले जो कालानौर के अफगान विद्रोही हैं उनके खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों पहला कथन हमारा राइट हो जाएगा। दूसरा है, उसने बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि प्रदान की थी। दोस्तों ये भी कथन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। पॉइंट याद रखना, खान ए खाना की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? बैरम खां को। किसने प्रदान की थी? अकबर ने। 2 पॉइंट है इसमें। बैरम खां खाने खाना की उपाधि प्रदान की गई थी बैरम खां को। किसने प्रदान की थी? अकबर ने। ये दोनों पॉइंट याद रखना। दोस्तों प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आंसर हमारे 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही होंगे आंसर। व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। आंसर में तो दोनों कथन हमारे सही हैं, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। लेकिन इन दोनों कथनों के बारे में व्याख्या में भी देख लेते हैं कि अकबर ने जब सिंहासन संभाला उससे पहले वह पंजाब में कालानौर नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों के खिलाफ युद्धरत मुगल फौज की कमान संभालने हुए था, याद रहेगा। दूसरा है, अकबर ने हुमायूं के विश्वस्त तथा प्रिय अधिकारी बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि दी, क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों में उसने सामर्थ्य का परिचय दिया था, याद रहेगा। बैरम खां को खान ए खाना की उपाधि अकबर ने दी थी। 2 पॉइंट इसमें याद रखना। प्रश्न नंबर अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न है और इसमें पूछा हुआ है सही कथन। सही पूछा हुआ है औरंगजेब के बारे में। पहला ही कथन है, औरंगजेब ने पुष्कर के बरहा मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। दोस्तों यहाँ पर हमें याद रखने की बात है, जो पुष्कर और बरहा मंदिर है उसको तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था जहांगीर ने। दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने तोड़ने का आदेश दिया था। अगला है औरंगजेब के साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया था। किसने? औरंगजेब ने। तो दोस्तों यहाँ भी याद रखना, जो औरंगजेब है जो जैन मंदिरों को बंद और जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश औरंगजेब ने नहीं, ये आदेश जहांगीर ने दिया था। किसने दिया था? जहांगीर ने। तो दोस्तों दोनों यहाँ पर दोनों औरंगजेब की जगह अगर जहांगीर होता तो हमारे दोनों कथन एकदम सही हो जाते, लेकिन जहाँ पर औरंगजेब दे दिया गया तो दोनों कथन क्या है हमारे गलत हैं। दोस्तों याद रखना, दोनों कथन गलत हैं। सही कथन पूछा हुआ है तो ना तो 1 और ना ही 2 सही है हमारे। दोस्तों दोनों कथनों के बारे में एक बार व्याख्या में देख लेते हैं, जिससे दोबारा आपके मन में बैठ जाए। पहला है, दशावतार की अवधारणा उसे स्वीकार न होने के कारण जहांगीर ने पुष्कर व बरहा मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। राजनीतिक और नैतिक कारणों से उसने साम्राज्य में जैन मंदिरों को बंद करने तथा जैनियों को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया था, ना कि औरंगजेब ने। याद रहेगा, जहांगीर ने आदेश दिया था, ना कि औरंगजेब ने। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अकबर के संदर्भ में, यानी कि इसमें 2 कथन दे रखे हैं और अकबर के बारे में पूछे हुए हैं। दोस्तों हर पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलना है। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर बाजी चांस अगर आपको याद नहीं है
तो कोई पॉइंट याद नहीं तो उसे नोट कर लेना, जिससे रिवीजन में आपको आसानी हो। और कथन में हमसे पूछा हुआ है सही कथन। पहला है पानीपत का तृतीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच हुआ था। कब, किसके? हेमू विक्रमादित्य के बीच हुआ था। तो दोस्तों एकदम राइट कथन है। याद रखना ये युद्ध हुआ कब था? ये युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में याद हुआ था। सन को भी याद कर लेना। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। दूसरा है उमरा वर्ग के उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों ये भी कथन सही है। जो उमरा वर्ग है उनके उज्बेकों को दबाने के लिए अकबर ने जौनपुर में अपनी राजधानी बनाई थी। दोस्तों ये भी कथन हमारा राइट है। दोनों कथन इसमें तो राइट है, तो आंसर आप सभी को पता चल गया होगा। सी ऑप्शन आंसर हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या के बारे में दोनों कथनों को अच्छे से देख लेते हैं। 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत के मैदान में हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना का मुगल सेना की भिड़ंत हुई, जिसमें मुगल सेना ने जीत हासिल की थी। याद रहेगा पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। अगला पॉइंट है उमरा वर्ग में उज्बेकों को एक शक्तिशाली वर्ग था। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और मालवा में कई महत्वपूर्ण पदों पर आसीन थे। इनकी शक्ति को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अकबर ने अपनी राजधानी जौनपुर में बना ली थी। ये भी पॉइंट दोस्तों याद रखना, कथन के बारे में यह प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। अगला है रानी दुर्गावती के संदर्भ में। रानी दुर्गावती के संदर्भ में है। पहला है वह चंदेल घराने से संबंधित थी। तो दोस्तों ये पॉइंट ऐसे याद करना, जो चंदेल घराने से रानी दुर्गावती हैं वो चंदेल घराने से संबंधित थी। अगला है वह आसफ खां के आक्रमण का सामना करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। दोस्तों ये भी कथन सही है। दोनों कथन इसमें सही है, तो आंसर क्या सही होगा? आंसर सही हो जाएगा 1 और 2 दोनों। दोस्तों प्रश्न के बारे में व्याख्या में अच्छे से देख लेते हैं। व्याख्या में देखा है कि संग्राम शाह या अमन दास के बेटे का विवाह चंदेल घराने की एक राजकुमारी से करा दिया गया, जो इतिहास में रानी दुर्गावती के नाम से जानी जाती हैं। अतः हमारा पहला कथन तो बिल्कुल सही है। याद रहेगा चंदेल घराने से संबंधित है रानी दुर्गावती। ये पॉइंट हमसे पूछा जा सकता है क्योंकि रानी दुर्गावती चर्चा में रहती हैं। अगला है इलाहाबाद के सूबेदार आसफ खान ने रानी की दौलत और सौंदर्य की चर्चा सुनी थी। तभी उसने बुंदेलखंड की ओर बढ़ते हुए गढ़ी पर आक्रमण किया, जहां उसका सामना रानी दुर्गावती से हुआ था। इसे दोनों कथन ये भी सही है। आसफ खां, याद रहेगा आसफ खां के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी रानी दुर्गावती, और ये चंदेल घराने से संबंधित है। दोनों पॉइंट याद रखेंगे, छोटे छोटे पॉइंट याद रख लेना। अगले प्रश्न के बारे में चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में। अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में और पूछा हुआ है कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत कथन हमसे पूछा हुआ है इसमें। पहला है अकबर ने 1572 ईस्वी में अहमदाबाद पर अधिकार किया। दोस्तों एकदम सही है ये कथन। दूसरा है काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। ये भी कथन दोस्तों सही है, यानी कि गुजरात विजय के समय ही काम्बे में अकबर ने पहली बार समुद्र देखा। दूसरा है इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। एकदम ये भी कथन सही है। इस समय और अकबर इसी समय पहली बार पुर्तगालियों से भी मिला था और पुर्तगालियों ने अपना समुद्र पर वर्चस्व स्थापित कर लिया था। अगला है इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, यानी कि मिर्जाओं का साथ दिया था। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। ये वाला कथन क्यों गलत है, अभी हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों प्रश्न की बात करें तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। गलत कथन पूछा हुआ है। व्याख्या है अकबर ने गुजरात अभियान का एक कारण विद्रोही मिर्जाओं को गुजरात में शक्तिशाली होने से रोकना था, क्योंकि मिर्जाओं ने गुजरात में शरण ली थी। याद रखना मिर्जाओं ने अकबर का साथ नहीं दिया था, यानी कि मिर्जाओं के खिलाफ गुजरात अभियान था, मिर्जाओं के खिलाफ था। इस प्रकार डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अकबर की भू राजस्व नीति के संदर्भ में इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट बना लेना है, जिससे कि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। पहला कथन है राजस्व निर्धारण की प्रणाली को जब्ती कहा जाता था, यानी कि राजस्व निर्धारण करते थे
उसकी प्रणाली को क्या कहते थे? जप्ती कहा जाता था। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम सही है। क्या कहते थे? जप्ती। दूसरा है बटाई या गल्ला बख्शी राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणाली थी, यानी कि बटाई या गल्ला बख्शी जो राजस्व की अन्य प्रणाली थी। तो दोस्तों ये भी अकबर के समय प्रचलित थी। अगला है राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली नसक भी थी, यानी कि जो राजस्व निर्धारण होता था उसकी एक प्रणाली क्या थी? नसक थी। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही है। दोस्तों इसमें 4 कथन दे रखे हैं, जो पॉइंट सही है उसको नोट कर लेना, आपको रिवीजन करने से आगे आसानी हो। दूसरा है करोड़ी भू राजस्व की वसूली करने वाला अधिकारी था, यानी कि करोड़ी था उसे भू राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। दोस्तों इसमें तो हमारे चारों कथन क्या है? सही है, भू राजस्व नीति के संदर्भ में। ऑप्शन डी राइट होगा। 1, 2, 3 और चारों सही है। व्याख्या देखते हैं इन चारों कथनों के बारे में। पहला पॉइंट है अकबर की भूमि राजस्व निर्धारण प्रणाली को जप्ती कहा जाता था। क्या कहते थे हम? जप्ती। दहसाला प्रणाली जप्ती का सुधरा हुआ रूप था। याद रखना, जो दहसाला पद्धति है वो किसकी है? जप्ती का सुधरा हुआ रूप, यानी कि शुद्ध रूप है दहसाला। 2 पॉइंट हो गए इसमें, नोट कर लेना। अगला है अकबर के अधीन राजस्व निर्धारण की कई इकाइयां प्रचलित थीं, यानी कि जो राजस्व निर्धारण की कई इकाइयां प्रचलित थीं। इनमें से सबसे पुरानी पद्धति बटाई गल्ला बख्शी थी। इनमें से उपज की निर्धारित अनुपात में किसानों व राज्य में बांट दी जाती थी। अतः कथन हमारा 2 भी सही है। अगला है अकबर ने एक तीसरी प्रणाली का भी उपयोग राजस्व निर्धारण में किया, जिसे नसक कहा जाता था। इसमें फसल का निरीक्षण और अतीत के अनुभव दोनों के आधार पर अंदाजा लगाकर पूरे गांव द्वारा देय राशि तय की जाती थी। इसे कनकूत या आकलन भी कहते थे, यानी कि पहले सोच लेना उसका क्या कहते हैं? आकलन या अनुमान लगाना, जिसे हम कनकूत या आकलन कहते थे। अगला है करोड़ी भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी थे, जिनमें से प्रत्येक को 1 करोड़ दाम, यानी कि 2,50,000 रुपये, यानी कि 2,50,000 रुपये वसूल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। अतः कथन क्या है? 4 भी हमारा सही है। याद रखना करोड़ी था जो भू राजस्व वसूलने वाला अधिकारी था। दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है मुगल काल में भूमि की स्थिति, यानी कि मुगल काल था उसमें भूमि की स्थिति के बारे में, और सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो दोस्तों हम सूची को तो मिलान कर लेंगे, लेकिन आपको भूमि के बारे में याद कर लेना है, कौन सी भूमि को परती या कौन सी भूमि को पोलज या बंजर या चांचर कहते थे, ये आपको याद करना है। यहाँ तो मिलान कर लेंगे। पहला है नियमित रूप से कृषि की जाने वाली भूमि। जो नियमित रूप से कृषि की जाती थी, यानी कि हर साल जिसमें कृषि की जाती थी, उस भूमि को हम क्या कहते थे? पोलज कहते थे। क्या कहते थे? पोलज। दूसरा है 1 या 2 वर्ष खाली छोड़ने के बाद खेती करना। 1 साल या 2 साल हमने खाली छोड़ दी भूमि, उसके बाद हम लौटकर उस पर खेती करते थे, तब हमें उसे क्या कहते थे? परती कहते थे। क्या कहते थे? परती। लगातार वाली को पोलज, 1 साल या 2 साल छोड़ दी उसे परती। अगला है 2 से 3 वर्ष परती रहना, यानी कि 2 से 3 वर्ष छोड़ देना, 2 से 3 वर्ष छोड़ देना या परती करना, उसे क्या कहते थे? चांचड़ कहते थे 2 से 3 वर्ष वाली को। अगला है 4 से 5 वर्ष या फिर इससे अधिक, यानी कि इससे अधिक चली जाए तब उसे लास्ट में आकर कह देते हैं बंजर है। ये भूमि क्या है? बंजर है। याद रहेगा, लगातार या नियमित रूप से कृषि करना पोलज, 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ देना, उसके बाद खेती करना परती, 2 से 3 वर्ष छोड़ देना उसे चांचड़, 4 से 5 वर्ष या फिर इससे अधिक वाली को फिर कहेंगे हम बंजर। याद रखना यहाँ पर दायरा दिया है 4 और 5 वर्ष, ना कि इससे नीचे वाली आ जाएगी तो आ जाएगी चांचड़ में। दोस्तों व्याख्या में इसके मिलानी दे रखे हैं। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा। इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। नियमित रूप से कृषि वाली भूमि पोलज, 1 वर्ष 2 वर्ष खाली छोड़ने वाली परती, 2 से 3 वर्ष परती रहने वाली चांचड़, 4 से 5 वर्ष या फिर इससे अधिक बंजर कहते थे। क्या कहते थे? बंजर। अगला प्रश्न है अकबर की भू राजस्व
व्यवस्था के संदर्भ में, यानी कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था थी उसके संदर्भ में। दोस्तों 4 कथन दे रखे हैं और पूछा हुआ है सही कथन, इसमें से कौन कौन से सही कथन है। पहला कथन है अकबर के द्वारा कृषि उत्पादन में सुधार किए गए, किसानों को तत्कावी ऋण दिया जाता था, यानी कि जो किसान होते थे कृषि सुधार करने के लिए तत्कावी ऋण दिया जाता था। कैसा तत्कावी ऋण? तो दोस्तों ये एकदम कथन एकदम सही है, किसानों को अकबर के समय तत्कावी ऋण दिया जाता था। अगला है इसके समय में जमींदारों को उपज का एक हिस्सा लेने का मौसूरी या मौरूसी या वंशानुगत हक था। कैसा हक था? वंशानुगत या मौरूसी हक था। तो दोस्तों ये भी कथन इसमें सही है। अगला है दहसाला एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त था। कैसा था? दहसाला एक प्रकार का क्या था? स्थायी बंदोबस्त था। तो दोस्तों दहसाला एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त नहीं था, बल्कि किसी प्रकार का दहसाला एक प्रणाली था किसी प्रकार का, और यह ना ही स्थायी बंदोबस्त था। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। तो दोस्तों इस दहसाला के बारे में हम व्याख्या में पढ़ लेंगे। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा गलत है, ये एक प्रकार का स्थायी बंदोबस्त नहीं था। अगला है जब्ती व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था भी कहते थे। क्या कहते थे? टोडरमल व्यवस्था। जो जब्ती व्यवस्था थी उसे टोडरमल व्यवस्था भी कहते थे। तो दोस्तों ये भी कथन हमारा सही हो जाएगा। 1, 2, 4 कथन सही है, तो ऑप्शन क्या राइट होगा? 1, 2, 4 ऑप्शन सी राइट होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं, अच्छी खासी व्याख्या है इसकी, तो उसके दहसाला के बारे में भी पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है अकबर ने कृषि सुधार विस्तार पर विशेष बल दिया और अमलों का आदेश दिया कि वह किसानों को बीज, औजार और पशु आदि के लिए तत्कावी ऋण को आसान किस्तों में प्रदान करें। अतः कथन क्या है? फर्स्ट सही है। आगे देखते हैं व्याख्या में क्या दे रखा है। आगे व्याख्या में अगला पॉइंट दे रखा है कि हर इलाके के जमींदार प्रत्येक अमल या करोड़ी के प्रयत्नों पर सहयोग करते थे और उपज का एक हिस्सा वंशानुगत हक के रूप में वसूल करते थे। उसे मौरूसी या वंशानुगत कहा जाता था। तो दोस्तों दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है दहसाला प्रणाली किसी प्रकार का दहसाला बंदोबस्त नहीं था और ना ही यह स्थायी बंदोबस्त था। राज्य को उसमें परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त था। अगला है जब्ती व्यवस्था प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से जोड़ा जाता है, अतः इसे टोडरमल्ली व्यवस्था भी कहते हैं। अकबर के शासन में टोडरमल एक उच्च कोटि का राजस्व अधिकारी था। इसने कुछ समय तक शेरशाह के अधीन भी कार्य किया था। दोस्तों अगर आपसे कभी कथन में ये पूछ लिया जाए कि जो टोडरमल है इसने शेरशाह के अधीन भी कार्य किया था, तो दोस्तों तब वह कथन भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पर ये छोटा सा पॉइंट हमें याद रखने योग्य है। अगला है अकबर की मनसबदारी पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि दोस्तों हम बार बार पढ़ते हैं अकबर की मनसबदारी के बारे में जो पद्धति है। तो दोस्तों ये कथन हमसे आ गए, 3 कथन है। पहला कथन है 3 कथन है हमारे, और इसमें पूछा हुआ कौन से कथन हमारे सत्य हैं। पहला है अकबर ने इस पद्धति को लागू कर यानी कि साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया। यहाँ पर ये साम्राज्य है, यहाँ पर साम्राज्य लिख गया है, विस्तार किया और उस पर नियंत्रण बनाए रखा। तो दोस्तों ये वाला कथन एकदम सही है। अगला है शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब दिया जाता था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। अगला है मनसब जात और सवार में विभाजित था। जो मनसब जात है, जात और सवार में विभाजित था मनसब। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। दोस्तों इसमें तीनों कथन हमारे क्या है? सही है। तो ऑप्शन डी इसमें आंसर हमारा राइट हो जाएगा। दोस्तों तीनों कथनों के बारे में अच्छे से देख लेना कि अकबर ने इस पद्धति को लागू कर साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और इस पर नियंत्रण बनाए रखा। शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब दिया जाता था। मानव या मनसब जात और सवार में विभाजित था। व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने मनसबदारी पद्धति का प्रयोग करके अपने साम्राज्य का अभूतपूर्व विस्तार किया और उस पर नियंत्रण भी बनाए रखा था। अकबर ने शाही घराने के लोगों को ऊंचा मनसब प्रदान किया था। अकबर की मनसबदारी प्रथा जात और सवार में विभाजित थी। किसमें? जात और सवार में विभाजित थी। अगला प्रश्न है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था। अकबरकालीन मनसबदारी देख ली, भू राजस्व व्यवस्था देख ली हमने, और
जो भूमि की स्थिति उनको भी देख लिया। अब देख लेते हैं सैन्य व्यवस्था अकबरकालीन। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था पहला पॉइंट है इसमें, सॉरी पहला कथन है हमारा, इसमें से इस प्रश्न में पूछा हुआ है हमसे सही कथन नहीं है, यानी कि गलत कथन पूछा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना होता है कि कथन में क्या पूछा हुआ है। पहला कथन हमारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति, हम इसे पीछे भी देख चुके हैं, दाग पद्धति का प्रयोग अकबर ने अपनी सैन्य व्यवस्था में भी किया था। तो दोस्तों ये भी सही है, याद रखना दाग पद्धति का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया, उसके बाद शेरशाह सूरी ने भी अपनाया, फिर अकबर ने भी अपना लिया। अगला है अकबर जागीर प्रथा को खत्म करने में असफल रहा था। क्या था जो अकबर था वो जागीर प्रथा को खत्म करने में क्या रहा, असफल रहा। तो दोस्तों ये भी कथन सही है क्योंकि वो खत्म नहीं कर पाया था जागीर वाला। अगला है अकबर ने मुगल, पठान, हिंदुस्तानी और राजपूत जाति के सवार नियुक्त किए थे। क्या नियुक्त किए थे, सवार। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। अगला है अकबर ने एक सशक्त नौसेना तैयार की थी। दोस्तों यहाँ पर एक विचार करने वाली बात है, जो अकबर था उसने नौसेना, जो सशक्त नौसेना है उस पर कोई विचार नहीं किया था। क्या नहीं किया था, कोई विचार नहीं किया था। दोस्तों ये वाला कथन गलत हो जाएगा। हमसे प्रश्न में असत्य कथन पूछा हुआ है तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं इसके बारे में, पूरे चारों कथनों के बारे में पढ़ लेते हैं। पहला है अकबर ने शेरशाह द्वारा अपनाई गई चेहरा पद्धति और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनाई गई दाग पद्धति का उपयोग अपनी सैन्य व्यवस्था को मजबूत बनाए हेतु किया था। दोस्तों इसमें एक पॉइंट याद रखना, जो चेहरा पद्धति है यानी कि चेहरा वो शेरशाह की थी, लेकिन अकबर ने भी इसे अपनाया था। 2 पॉइंट है इसमें, ये भी हो गए। अगले देख लेते हैं इसमें पॉइंट क्या दे रखे हैं। आगे व्याख्या में देखा है कि अकबर को जागीर प्रथा पसंद नहीं थी, लेकिन उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि वह इसे मिटाने में असफल रहा था। किसे, जागीर प्रथा को। अगला है अकबर ने हर अमीर या सरदार की सैन्य टुकड़ी में मुगल, पठान, हिंदुस्तानी, राजपूत सैनिक रखने को अनिवार्य बताया ताकि कबीलियाई संकीर्णवादी शक्तियों को कमजोर कर सके। अतः कथन 3 भी सही है। अगला है अकबर ने सशक्त सेना यानी सशक्त नौसेना पर विचार नहीं किया था। एक सशक्त नौसेना का अभाव मुगल काल में हमेशा बना रहा। दोस्तों याद रखना, एक सशक्त नौसेना का अभाव मुगल काल में हमेशा बना रहा। अगला है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। अब अकबर की क्या आ गई, प्रशासनिक व्यवस्था आ गई है। पहला ही पॉइंट है और इसमें हमसे क्या पूछा है प्रश्न में, ये देख लेते हैं। गलत कथन इसमें हमसे पूछा हुआ है। पहला, अकबर ने दीवान ए आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, यानी कि दीवान ए आला है वो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। तो दोस्तों ये कथन एकदम सही है। अगला है मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रधान था। जो मीर बख्शी है वो सैन्य विभाग का प्रधान था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। दोस्तों कभी कभी प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि मीर बख्शी का संबंध किससे है, दिल्ली सल्तनत से है, मुगल काल से है या फिर प्राचीन भारत से। तो याद रखना इसका संबंध मुगल काल से है। आला काजी न्याय विभाग का प्रधान था। जो आला काजी है, काजी न्याय विभाग का प्रधान था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है। अगला है बरीद क्या था, बरीद सूचना अधिकारी था। तो दोस्तों ये कथन गलत है। जो बरीद है वो खुफिया एजेंसी का क्या था, जो खुफिया एजेंसी थी, खुफिया एजेंसी का विभाग, जो खुफिया या सूचना विभाग था उसका अधिकारी था, ना कि इसका। दोस्तों ये वाला कथन गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसमें आंसर राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अकबरकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में दीवान ए आला, क्या नाम है, दीवान ए आला को नियुक्त किया गया जो आय व्यय हेतु जिम्मेदार था और खालसा, जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। यानी कि जागीर जो खालसा है वो जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखता था। अगला है सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता था, मीर बख्शी। मीर बख्शी का संबंध मुगल काल से, ये भी पॉइंट याद रखना। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में न्याय विभाग चौथा प्रमुख विभाग था, जिसका प्रधान आला काजी या अलार सदर, दो नाम है, आला काजी और आला सदर था।
कौन था? आला काजी और आला सदर, इसके दो नाम हैं न्याय विभाग के, याद रहेंगे पॉइंट। अगला पॉइंट है मुगल काल में साम्राज्य की खुफिया और सूचना विभाग के भी अधिकारी थे, जिसमें खुफिया अधिकारी बरीद था और सूचना अधिकारी बाकियावीस। बरीद ये खुफिया अधिकारी था और सूचना अधिकारी कौन था? बाकियावीस। दो अधिकारी के नाम है, बरीद खुफिया अधिकारी था और जो सूचना था वो बाकियावीस अधिकारी था। अगला पॉइंट है, अगला प्रश्न है अकबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि असत्य कथन पूछा हुआ है। पहला कथन है अकबर ने साम्राज्य विस्तार 12 सूबों में किया था। एकदम सही कथन है, अकबर का साम्राज्य विस्तार 12 सूबों में था। अकबर ने प्रति संतुलन सिद्धांत पर आधारित सुशासन का विस्तार सूबों में किया था। तो दोस्तों ये भी कथन क्या है? सही है। अगला है प्रत्येक सूबे में सूबेदार, दीवान बख्शी, सदर, काजी और बाकियानवीस नियुक्त किए गए थे। तो हमने दीवान बख्शी, सदर, काजी और बाकियानवीस के बारे में आगे देख लिया है किन किन विभाग के अधिकारी थे। बाकियानवीस किसका अधिकारी है? ये खुफिया विभाग का था। और ये काजी किसका है? तो ये काजी न्याय विभाग का था। किसका? न्याय विभाग का, जिसे हम काजी है सदर कहते थे। और जो मीर बख्शी है वो सैन्य विभाग का अधिकारी था। अगला है अकबर के काल में मीर ए समा, जो क्या है? मीर ए समा का सैन्य मामलों से जुड़ा हुआ था। तो ये मीर ए समा है वो किससे जुड़ा हुआ था? तो ये सम्राट के गृहस्थी से जुड़ा हुआ था, यानी कि सम्राट के गृह से जुड़ा हुआ था, ना कि किससे? सैन्य मामलों से। तो इस प्रकार ये वाला कथन गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। याद रखना, मीर समा सम्राट की गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। व्याख्या देख लेते हैं इस पॉइंट के बारे में। मीर समा सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। हरम की जरूरतों का सारा सामान वहीं जुटाता था, यानी कि घर की जरूरतों का सामान था वो मीर समा जुटाता था और वही व्यवस्था करता था। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन सही नहीं है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है अकबर की कल्याणकारी नीतियों को कालक्रम में लगाइए, यानी कि जो अकबर की हैं कल्याणकारी नीतियाँ थी इनको काल के क्रम में लगाना है। तो पहला हमारा पहले थे क्या था? तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की थी, उसके बाद जजिया कर की समाप्ति, उसके बाद सती प्रथा पर रोक, फिर शराब की बिक्री पर रोक, यानी कि 62, 63 और ये 64 में, यानी कि ये कितनी 1562, 1563 और ये 1564 में इसने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। उसके बाद शराब की बिक्री पर रोक लगाई थी। तो दोस्तों ये कालानुक्रम में दे रखे हैं, तो ऑप्शन ए राइट हो गया, 1, 2, 3, 4। व्याख्या देख लेते हैं। अकबर अपनी धार्मिक व कल्याण नीतियों के लिए भी जाना जाता है। उसने हिंदू शाही राजघरानों से अच्छे संबंध कायम किए थे और इसी के आधार पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। हिंदुओं पर जजिया कर को समाप्त कर दिया, सती प्रथा पर रोक लगाई और शराब बिक्री पर भी प्रथम प्रतिबंध लगाया था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी की लड़ाई, यानी कि जो हल्दी घाटी का युद्ध से संबंधित है। हल्दी घाटी का युद्ध, पहला यह लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई। किसके बीच? राणा प्रताप और अकबर के बीच लड़ी गई थी। कौन सी? हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है इसमें भीलों ने राणा के समर्थन में युद्ध किया था। तो दोस्तों ये भी सही है, जो भील थे भीलों ने राणा का साथ दिया था। अगला है राणा ने चावड़ या डूंगरपुर के निकट को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, राणा ने चावड़ को अपनी राजधानी बनाया था। अगला है मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर का सामना नहीं करना पड़ा था। राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा था। तो मेवाड़ के अलावा अकबर को मारवाड़ याद रखना, मेवाड़ के अलावा कौन था? मारवाड़ में भी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों इसलिए कथन गलत हो जाएगा। इसने मेवाड़ के अलावा किसी भी अन्य राजपूत राज्य के विरोध का अकबर को सामना नहीं करना पड़ा था। तो दोस्तों
मेवाड़ और मारवाड़ में करना पड़ा था, इसलिए ये वाला कथन गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 1 2 3 सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप के बीच लड़ी गई थी, परंतु इसके निर्णायक रूप लेने से पहले ही 1597 ईस्वी में तीर लगने से राणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। याद रखना, 1597 ईस्वी में राणा की मृत्यु हुई। अगला है, राणा ने भीलों के साथ मैत्री संबंध थे। राणा के भीलों के साथ मित्र जैसे संबंध थे, उन्होंने राणा की मदद की थी। अगला है, राणा प्रताप ने आधुनिक डूंगरपुर के निकट चावड़ में एक नई राजधानी बसाई, इसलिए कथन 3 सत्य है। अगला है, मेवाड़ के अलावा अकबर को मारवाड़ में भी विरोध का सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों कथन में दे रखा था खाली मेवाड़, इसलिए कथन हमारा वो चौथा कथन गलत था। याद रखना, मेवाड़ में और मारवाड़ में विरोध का सामना करना पड़ा था, इसलिए कथन सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में से कौन 2 पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। याद रखना, जो अकबर का दरबार था उसमें कौन पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे। तो याद रखना कौन हुए थे। एक तो अक्वा बीवा है, याद रहेगा। एक है अक्वा बीवा और दूसरे है मोनसेरट और अक्का बीवा और मोनसेरट, ये अकबर के दरबार में 2 पुर्तगाली या पादरी उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं 58 नंबर से। अगली क्लास में हम 59 नंबर से पार्ट नंबर 3 में आगे जारी रखेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। हर पॉइंट को आप अच्छे से देख लेना, हर पॉइंट हमने व्याख्या सहित पढ़ लिया है। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।